आज ज्योतिकन वेब टीवी आपको मिलवाने जा रहा है एक ऐसी शख्सियत से जो पिछले 3 दशकों से आतंकवाद के खिलाफ मुहिम छेड़े हुए और बेखौफ होकर इस शख्सियत ने दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक आतंकवाद विरोधी रथ यात्रा निकाली और हमेशा जनहित के मुद्दों को लेकर यह शख्सियत हमेशा आगे रही। तो इस शख्सियत का नाम है वीरेश शांडिल्य, जो एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एवं श्री हिंदू तख्त के राष्ट्रीय प्रचारक हैं। लंबे संघर्ष के बाद आज पूरे देश में इन्होंने अपना नाम कमाया और आतंकवाद के खिलाफ अपनी मुहिम को मजबूत करते हुए पाकिस्तान आतंकवाद, खालिस्तान आतंकवाद को खुलकर चुनौती दी। वीरेश शांडिल्य का मुख्य नारा है, देश की रक्षा करना सीखो, जीना है तो मरना सीखो। आतंकवादी, खालिस्तानी और पाकिस्तान से इन्हें लगातार धमकियां मिलती रहती हैं, पर बेखौफ होकर उसके बावजूद भी है आतंकवाद के खिलाफ हमेशा डटकर बोलते रहते हैं और हमेशा आतंकवाद के खिलाफ हमेशा अपनी आवाज बुलंद करते हैं। तो आज ज्योतिकन वेब टीवी आपको मिलवाने जा रहा है एक ऐसी शख्सियत से जो अब किसानों के मुद्दों को लेकर भी आगे आया है। तो सुनिए वीरेश शांडिल्य ने हमारे साथ बातचीत में क्या कुछ कहा। स्वागत है आप सभी दर्शकों का ज्योतिकन वेब टीवी में। इस वक्त ज्योतिकन वेब टीवी के कार्यालय में मौजूद हैं हमारे साथ हमारे खास मेहमान वीरेश शांडिल्य, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के और राष्ट्रीय प्रचारक हैं श्री हिंदू तख्त के। उन तक पहुंचने से पहले मैं ये बता दूं कि वीरेश शांडिल्य एक जाना माना चेहरा है, एक जाना माना नाम है। कोई भी अंबाला शहर का ऐसा परिवार नहीं जो ना जानता हो। हर दुख सुख में, हर गरीब अमीर के साथ वीरेश शांडिल्य हमेशा खड़े हैं। हर सबके दुख सुख, कोई ऐसा दुख नहीं है या कोई ऐसा सुख नहीं है जो वीरेश शांडिल्य जिसमें किसी भी गरीब या अमीर के साथ ना खड़े हों। गरीब जमीनी स्तर से लेकर लड़ाई लड़ी है इन्होंने और 2002 में आतंकवाद के खिलाफ रथ यात्रा भी जो थी पहली वीरेश शांडिल्य का फ्रंट लेकर गया था। और खास बात वीरेश शांडिल्य में यह है कि एक रिक्शा वाले के लिए भी ये बड़े से बड़े आदमी से टकरा जाते हैं। तो अब अगली आवाज हम वीरेश शांडिल्य से सवाल करेंगे। शांडिल्य जी, स्वागत है आपका ज्योतिकन वेब टीवी में। धन्यवाद। पहला सवाल हमारा ये है कि लंबे समय से, पिछले 25 साल से एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया काम कर रहा है देश के अंदर आतंकवाद के खिलाफ। तो आपका मेन जो मुद्दा है वो आतंकवादी है क्या, और कि कोई और भी मुद्दे हैं जो देश के अंदर काफी मुद्दे हैं उन पर भी काम कर रहा है कि खाली आतंकवाद? सबसे पहले मैं ज्योतिकन वेब टीवी के सभी दर्शकों को बधाई देता हूं। इस चैनल ने बड़े थोड़े समय में अपनी पहचान देश दुनिया में बनाई है। इसके लिए मैं बधाई देता हूं सारी टीम को, ज्योतिकन वेब टीवी की। आपने जो सवाल किया कि एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया आतंकवाद के खिलाफ ही बोलता है या अन्य मुद्दों पर भी हम बोलते हैं। देखिए, सबसे पहले राष्ट्र है, भारत माता है, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की अमन है, हिंदुस्तान की शांति है, हिंदुस्तान की एकता और अखंडता है, हिंदुस्तान के उन शहीदों की सोच पर पहरा देना है जिन्होंने फांसी के फंदों को चूमा है। हिंदुस्तान में लाला लाजपत राय का हिंदुस्तान बनाने का सपना मैंने देखा था आज से 25 साल पहले, जिन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया और सर पर लाठियां खाकर भी साइमन कमीशन का विरोध करते रहे। उसी सोच पर हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। चाहे वो खालिस्तानी आतंकवादी हैं, चाहे वो बब्बर खालसा के आतंकवादी हैं, चाहे वो पाकिस्तान के आतंकवादी हैं, चाहे वो ISI के हैं, चाहे अलकायदा के हैं, चाहे हिजबुल मुजाहिदीन के हैं, चाहे जैश-ए मोहम्मद के हैं, चाहे वो भिंडरावाला समर्थक हैं। हमेशा राष्ट्र के लिए मैं समर्पित रहा हूं, समर्पित रहूंगा और खालिस्तान की मांग करने वाले लोगों के खिलाफ भी मेरा खुला चुनौती चैलेंज रहेगा। मेरे जिंदे जी कभी खालिस्तान नहीं बनेगा। पंजाब या देश के किसी राज्य में हम आतंकवाद को पैदा नहीं होने देंगे। वहीं दूसरी ओर मैं ज्योतिकन के वेब टीवी, जो आपने सवाल किया है, बड़ा अहम सवाल, हम खाली आतंकवाद के खिलाफ नहीं, हम पॉलिटिकल टेररिज्म के खिलाफ भी बोलते हैं, हम इकोनॉमिकल टेररिज्म के खिलाफ भी बोलते हैं, हम नशे का जो नशा रूपी आतंकवाद है इसके खिलाफ भी बोलते हैं। हम कोई ऑफिसर किसी के साथ जाति कर दे उसको भी टेररिज्म मानते हैं। हम आम कोई देश में कोई किसी कोने में भी अगर कोई छात्र भी
अपनी फीस के कारण उसको स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता है, हम उसकी भी लड़ाई लड़ते हैं, वो भी एक टेररिज्म है। तो मैं हर तरह की सोशल बात को, जो समाज से जुड़ी बात है, जो समाज के हित की बात है, जो देश के हित की बात है, जो प्रदेश के हित की बात है, जो आम आदमी के हित की बात है, जो आम आदमी से जुड़ी हुई बात है, हम आतंकवाद के साथ साथ उन मुद्दों को भी हमेशा हमने प्रथम उसमें जो है सबसे हमेशा प्रायोरिटी पे लिया है। संजय जी, अगला सवाल ये है कि अभी जो है किसानों का मुद्दा जोरों पर चल रहा है। आज भी शंभू बॉर्डर पर काफ़ी जो पंजाबी सिंगर हैं, पंजाबी एक्टर्स हैं, उन्होंने भाषण दिए वहाँ पे और सरकार के खिलाफ जो है नारेबाजी की। और सबसे अहम बात और बड़ी बात ये है कि हरसिमरत कौर बादल ने अपना रेजिग्नेशन दिया पद से। किसानों जो आपका फ्रंट है वो इस समय किसानों के साथ है। देखिए, जय जवान जय किसान, ये नारा मेरा नहीं है, ये नारा देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का है। ये नारा देश के 132 करोड़ लोगों का है। ये नारा देश के 132 करोड़ हिंदुस्तानियों की भावनाओं का है। ये नारा हिंदुस्तान के उन शहीदों के सम्मान का प्रतीक है। ये नारा हिंदुस्तान के शहीदों की आत्मा से निकली आवाज का नारा है, जय जवान जय किसान। सीमा पर जवान ना जो कड़कती ठंड देखता है, ना धूप देखता है, ना बर्फ देखता है, और हमारे देश का अन्नदाता, हमारे देश का धरती पुत्र, हमारे देश का किसान ना ठंड देखता है, ना कड़कती ठंड देखता है, ना बरसात देखता है, ना धूप देखता है, ना जेठ की गर्मी देखता है, और अन्न पैदा करता है देश के लिए। देश का किसान अन्न पैदा करता है तो हिंदुस्तान खाता है, हिंदुस्तान पनपता है, हिंदुस्तान प्रफुल्लित होता है। हिंदुस्तान के युवा, हिंदुस्तान का बुजुर्ग हो या युवा हो, छोटा बच्चा दूध पीने वाला हो, हर व्यक्ति को अन्न चाहिए जो किसान पैदा करता है। तो मेरी क्या औकात है मैं किसान की बात ना करूं? मेरी क्या हैसियत है मैं किसान की आंदोलन का हिस्सा ना बनूं? मेरी कैसी हैसियत है कि मैं किसान की हित की बात ना करूं? किसान की इस मांग में मैं अपना कंट्रीब्यूशन ना डालूं? ऐसा हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन डज नॉट राइज, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन मैं देश के किसानों से, मैंने 4 दिन पहले भी एक बात कही थी, एक इंटरव्यू दिया था कि देश के धरती पुत्रों, देश के किसानों, देश के अन्नदाताओं, आप बहुत भोले हैं, आप बहुत भोले हैं। शायद गऊ से भी अगर कोई भोला इंसान दुनिया में है तो वो किसान है। तो मैं किसानों से अपील करता हूं कि कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ये कोरोना जिस तरह थोड़ी तेजी से फैल रहा है और लील रहा है लोगों को, मैं ये मानता हूं कि आपके साथ बड़ा कोई इंजस्टिस हुआ है या कोई बड़ा इंजस्टिस होने जा रहा है, या आप अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जो मोदी सरकार ने अध्यादेश लेकर आई है, आप अपने आप को अनसेफ महसूस कर रहे हैं, इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, आपको डर है, आपके दिल और दिमाग के अंदर भय पैदा हो गया इन बिलों का। इसमें मैं बड़ा कसूर सरकार का मानता हूँ। सरकार ने आप लोगों को क्यों कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। लेकिन मैं 4 दिन पहले मैंने मोदी जी से मांग की थी कि कोरोना महामारी का दौर है। मैंने कहा था, हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, मेरे पिताजी मुझे शुरू में कहा करते थे, अगर मैं कई बार कुर्ता पजामा ना डाल के टी शर्ट डाल लिया करता था तो वो कहा करते थे, खाओ मन पांदा पाओ जग पांदा। तो इस वक्त अध्यादेश के खिलाफ पूरा देश का किसान है। मोदी जी, इस वक्त हट का टाइम नहीं है, इस वक्त जिद का टाइम नहीं है। आपको देश के किसानों ने खुलकर वोट दी, राय दी अपनी, आपको खुलकर देश के किसानों ने अपना समर्थन दिया।
आपकी यूपी में रैली हो, आपकी राजस्थान में रैली हो, आपकी मध्य प्रदेश में रैली हो, 2014 में आपकी पंजाब में रैली हो, आपकी दिल्ली में रैली हो, आपकी महाराष्ट्र में रैली हो, आपकी बिहार पटना में रैली हो, आपकी भोपाल में रैली हो, आपकी छत्तीसगढ़ में रैली हो, हर रैली में किसान ने हिस्सा लिया। आपको पूरी ताकत से अपना समर्थन देकर, अपनी राय देकर, अपनी वोट देकर आपको ताकतवर प्रधानमंत्री का दर्जा दिया। आज आप विश्व में सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी। तो आपको किसानों के साथ बिल्कुल वैसा एक्ट करना चाहिए जैसे मेरे पिताजी कहा करते थे, खाओ मन पांदा पाओ जग पांदा। आज किसान परेशान हैं अध्यादेश से। अभी जैसे हम छोटे बच्चे होते थे, अपने माँ बाप के आगे जिद किया करते थे, सड़कों पे लेट जाया करते थे, मिट्टी में लेट जाया करते थे अपनी मांग को मनवाने के लिए। इस कोरोना महामारी के दौर में किसान परेशान है, तभी सड़कों पर है। ये तो 2+2 वाली बात है, 2+2 4। अगर किसी भूखे से पूछ लो 2+2, वो कहेगा 4 रोटियां, बताएगा वो भी 4 ही। तो आज हमारा देश का किसान मोदी जी आपकी तरफ देख रहा है। मेरा एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया, मेरा श्री हिंदू तख्त, हमारे जगत गुरु हिंदू तख्त के पंचानंद जी महाराज आपको पत्र भी लिख चुके हैं, आपसे मांग भी कर रहे हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ देश में इस वक्त आपसे उम्मीद करता हूं। मैं हरियाणा स्टेट से आता हूं। मैं अपनी बात हरियाणा के गृह मंत्री के माध्यम से भी आपके माध्यम तक पहुंचाना चाहूँगा कि आप देश के किसानों को सुनें, आप देश के किसानों का भय निकालें, आप देश के किसानों की टेंशन दूर करें। आप देश के किसानों का जो अंदर से एक माहौल पैदा कर दिया विपक्ष ने, और मैं हाथ जोड़कर एक विनती करता हूं विपक्ष की, मैं प्रेयर करता हूं, हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं, प्रार्थना करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं समूचा देश का विपक्ष इन भोले भाले किसानों को गुमराह करके अपनी राजनीति रोटी सेकने का काम ना करे। आप किसानों के साथ खड़े हों, मैं आपका स्वागत करता हूं। किसानों को आपकी जरूरत है, लेकिन उनकी इस आग में विपक्ष घी डालने का काम ना करे, विपक्ष मोदी जी को कोसने का काम ना करे। कोई वे आउट निकाले, माध्यम बने। इस बात का कैसे हल हो, इस बात का वे आउट कैसे निकले, ये बात नतीजे तक कैसे पहुंचे, कैसे किसानों को सेटिस्फाइड किया जा सके, कैसे कोई ऐसा मसला हल हो जाए जिससे सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, किसान भी सेटिस्फाइड हो जाए। आज तो किसान भड़क चुका है। ये चिंगारी जंगल की आग की तरफ फैल ना जाए मोदी जी। कोरोना महामारी है, किसान कोरोना के भय से बिल्कुल भी भयभीत नहीं है इस वक्त। किसान को तो अध्यादेश, कुछ तो अध्यादेश ने डरा दिया, कुछ विपक्षी पार्टियों ने डरा दिया। भाई विपक्षी पार्टियों, जब आपको भाजपा की जरूरत पड़ी, कांग्रेस को भाजपा की जरूरत पड़ी, तो वाजपेयी जी ने हमेशा समर्थन किया, हमेशा समर्थन किया वाजपेयी जी ने, भाजपा ने। आज आप मोदी जी को सुझाव दें जाकर, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, चाहे वो समाजवादी पार्टी के लोग हों, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी के लोग हों, चाहे वो सीपीएम सीपीआई के लोग हों, चाहे वो अकाली दल बादल के लोग हों, चाहे वो अकाली दल ढींढसा के लोग हों, कोई भी हो। हरसिमरत कौर ने रिजाइन दिया, रिजाइन देकर तो आपने आग में घी डालने का काम किया। वे आउट क्या निकला? अपने पॉलिटिकल रोटी से की, अपने पॉलिटिकल गेम की, अपने पॉलिटिकल अचीवमेंट की कि कल को विधानसभा चुनाव आएगा 2 साल के बाद, हम इसको भुनाएंगे मुद्दे को। अरे भाई, वो हमारे अन्नदाता हैं, बहुत मौके मिलेंगे राजनीति करने के, कान पकड़कर माफी मांगो। बहुत मौके मिलेंगे राजनीति करने के, बहुत मौके मंच मिलेंगे राजनीति बात करने के लिए, बहुत मौके मिलेंगे अपने विपक्षी पार्टियों को धोबी पटका देने के, लेकिन अब किसानों के साथ राजनीति ना करें। मैं एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के माध्यम से, श्री हिंदू तख्त के माध्यम से, मोदी जी या तो आपकी आईबी फेल है, या इंटेलिजेंट इनपुट जो है आप तक नहीं पहुंच रहे, देश की हालत ठीक नहीं है,
किसान परेशान है, किसान अध्यादेश से डरा हुआ है। आप किसान का भय निकालिए, आप किसानों से मीटिंग कीजिए। जब आप एक गांव-गांव के, यूपी के, बिहार के, राजस्थान के, महाराष्ट्र के सरपंचों से, पंचों से महामारी के दौरान टेलीफोन पर आपने डायलॉग किया, तो जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर आप उनको सुनने नहीं जाएंगे, आप उनको मिलने नहीं जाएंगे, आप उनकी बात नहीं सुनेंगे, फिर आपकी छवि 14 से जैसी नहीं रहेगी। देखिए मोदी जी, एक टाइम आप सर्वमान्य नेता थे 14 में, आज आपकी छवि कम हुई है। हमें दुख है, एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया को निजी दुख है, क्योंकि आप, इसमें कोई विवाद नहीं है, डिस्प्यूट नहीं है। आप बेदाग, आप ईमानदार, आपके अंदर सरदार पटेल वाला जज्बा है, आप हिंदुस्तानी सिपाही हैं, आप संत भी हैं और सिपाही भी हैं। जरूरत पड़ने पर आप संत हैं। जब आप बाबा केदारनाथ जाकर बैठ के आपने आस्था दिखाई, संत का संदेश गया। जब आपने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की, तो आपने एक सिपाही का काम कर कर दिखाया। आज हमारा देश का किसान विचलित है, आज हमारा देश का किसान परेशान है। आज किसानों के बीच जाइए, किसान आपकी तरफ देख रहा है। इन राजनीतिक पार्टी के लोगों को आप पीछे धकेल कर आगे जाइए। लोगों ने 14 में आपको वोट दिया, लोगों ने 2019 में आपको वोट दिया, बीजेपी को वोट नहीं दिया, किसी आपके दूसरे चेहरे को वोट नहीं दिया। वोट सिर्फ मोदी जी को मिला है, प्यार सिर्फ मोदी जी को मिला है, आस्था सिर्फ मोदी जी के प्रति थी। आपके कारण उस हरियाणा में भाजपा अपने दम पर बन गई, जिस हरियाणा में 2 या 4 से ज्यादा कभी बीजेपी के एमएलए नहीं बने। आपके दम पर 2019 में फिर 40 सीटें भाजपा को मिली। आपसे लोग प्यार करते हैं, आपको लोग छोड़ना नहीं चाहते मोदी जी। इसलिए आप तुरंत जो है, बिना विलंब किए, किसानों से बिना किसी मीडियम के, बिना किसी माध्यम के डायलॉग कीजिए, डायरेक्ट आह्वान करके कि मैं बताओ कहाँ हूं किसान भाइयों। दिल्ली आऊं, पंजाब आऊं, चंडीगढ़ आऊं, गुजरात आऊं, महाराष्ट्र आऊं, कहाँ आप प्रधानमंत्री से बात करना चाहते हैं? प्रधानमंत्री मोदी आपको संतुष्ट करेगा कि अध्यादेश में ऐसा कुछ नहीं है जिससे किसान भड़क गया। अध्यादेश तो किसान की जमीन बचाएगा, अध्यादेश तो किसान की फसल को सुरक्षित करेगा। ये बात आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि इसका किसान भड़काया जा रहा है देश के किसान को। आज बड़ा दुख हुआ, हरियाणा के बॉर्डर पर, पंजाब के बॉर्डर पर, घग्गर पर सेना के जवानों को घेर कर जिप्सी में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। ये कहां का नियम है, जय जवान जय किसान? आप किसान भाइयों समझो इस बात को। वो शरारती अल्सर कौन थे जो आपकी भीड़ का फायदा उठाकर आपको साजिश का शिकार बनाना चाहते थे? आज खालिस्तान का मतलब सीधा पाकिस्तानी आतंकवादी, आज खालिस्तान का सीधा मतलब भिंडरावाला समर्थक, आज खालिस्तान का सीधा मतलब बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकवादी जिन्होंने बेन सिंह को मौत के घाट उतारा। तो आप किसान भाइयों, मैं आपसे आपकी मांग का समर्थन करता हूं, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, महामारी में आप जो है बचें। लड़ाई तो लड़ी जाएगी, लड़ाई जारी रहेगी। और मैं देश की सुप्रीम कोर्ट से मांग करता हूं, देश का जो सुप्रीम कोर्ट है वो भारत के संविधान का सुरक्षा कवच है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रोटेक्टर है। सुप्रीम कोर्ट, एपेक्स कोर्ट, लॉ ऑफ द लैंड जिसे कहा जाता है। आप किसानों के सड़कों पर जो प्रदर्शन चल रहे हैं, ट्रैक जाम है, आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब, बोबड़े साहब, मैं आपसे मांग करता हूं, आप मेरे इस वीडियो को सो मोटो कॉग्निजेंस लें, स्वतः संज्ञान लें और केंद्र सरकार को नोटिस जारी करें
कि जो अध्यादेश है उसमें ऐसा क्या है जिससे देश का किसान परेशान है। देश के किसान को तुरंत जो है राहत दी जाए। इस बिल को कुछ दिन के लिए रोक दिया जाए जब तक वैक्सीन नहीं आती, ताकि किसान सड़कों से हटे, किसान प्रदर्शन से दूर होकर अपनी सेहत का ध्यान रखे, अपने बच्चों का ध्यान रखे। मैंने किसान आंदोलनों में 80-80 साल के बुजुर्ग भी देखे हैं। मर जाएंगे वो लोग, बद्दुआएं लगेंगी सरकार को। नहीं, हमने अपने भारत के प्रधानमंत्री की इज्जत को भी बचाना है। जो लोग हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, जो लोग हिंदुस्तान के अमन से प्यार करते हैं, जो लोग हिंदुस्तान की एकता और अखंडता से प्यार करते हैं, जो लोग भारत के जवान शहीदों से प्यार करते हैं, जो लोग हमारे जवानों से शहीद प्यार करते हैं, जिन्होंने 65-71 की लड़ाइयां लड़ी, कारगिल की लड़ाई लड़ी, 26-11 में शहीद हो गए, देश की संसद में शहीद की रक्षा करते हुए शहीद हो। हमने उन सब की सम्मान की रक्षा करते हुए मोदी जी का भी अपमान नहीं होने देना। मोदी जी इस देश का गर्व है, मोदी जी इस देश का स्वाभिमान है, लेकिन देश का किसान, देश का जवान मोदी जी से भी महत्वपूर्ण है। तो मोदी जी, आपको आगे आकर उनकी बात सुननी होगी, यही मेरा संदेश है। एक आखिरी सवाल, चलते चलते जो मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है आजकल, क्योंकि ये सवाल पूछना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आपका फ्रंट पूरे देश में काम कर रहा है। ये सवाल है बॉलीवुड के ऊपर, क्योंकि आजकल बॉलीवुड का जो मुद्दा है बहुत ही ज़्यादा गरमाया हुआ है। काफ़ी अभिनेता इसके अंदर पिस रहे हैं और हम रोज़ देख रहे हैं कि नए नए अभिनेत्री और अभिनेता इसके अंदर पिस रहे हैं। तो इस पर आपका फ्रंट क्या कहना चाहिए? इस पर वीरेश शांडिल्य की क्या टिप्पणी है बॉलीवुड पर? देखिए, मुद्दा आपने मुझे स्पेशल जो बात चर्चा का विषय के लिए बुलाया था वो किसानों को लेके था, लेकिन क्योंकि बॉलीवुड से हम कहीं ना कहीं अपने परिवारों सहित जड़े हुए हैं, हमारे देश के बच्चों को, हमारे देश की युवा पीढ़ी को अपने शहीदों की पहचान इतनी नहीं है जितनी बॉलीवुड के एक्टर्स, एक्ट्रेस, जो एक्ट्रेस हैं, जो कॉमेडियंस हैं, जो विलेंस हैं। आज भी हमारे बच्चे जो है, रंजीत जी कब के एक्टर हैं, कादर खान जी कब के एक्टर हैं, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे उससे पहले के। और अमरीश पुरी जी, प्रेम चोपड़ा जी, सैकड़ों विलन पैदा हुए, कैस्टो मुखर्जी जी मजाकिया कॉमेडियन पैदा हुए, जगदीप जी, इसी तरह बड़े बड़े फिल्म स्टार पैदा हुए। राजेश खन्ना जी, कभी समय था जब वो सुपरस्टार हुआ करते थे, अमिताभ जी से भी बड़े। तो उसके बाद अमिताभ जी का युग आया, फिर राजकुमार जी का युग आया, दिलीप जी का युग आया, राजेंद्र जी का युग आया, मनोज कुमार जी का युग आया, जितेंद्र जी का युग आया, बहुत से युग आए। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज हम कितनी पहले जो है हमने शोले फिल्म देखी, उसमें संजीव कुमार जी ने किरदार किया, हेमा मालिनी जी ने उसमें एक रोल किया। मैं एक शो देख रहा था कपिल जी का, उसमें कपिल जी की बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि शोले फिल्म एक जो हिंदुस्तान का एक प्रतीक बन गई स्वाभिमान का। उसकी जो घोड़ी है धन्नो, उसको भी लोग जो है जानते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को जानते हैं। तो मैं बॉलीवुड को लेके आपको सिर्फ इतना संदेश देना चाहता हूं। अभी मैंने पीछे जयप्रदा जी की एक स्टेटमेंट सुनी थी जो उन्होंने ANI को इंटरव्यू दिया था, क्योंकि जयप्रदा जी मुझे राखी भेजती हैं, मेरी बहन बनी हुई हैं। मैंने उनको बिजनौर से चुनाव लड़वाया, रामपुर से चुनाव लड़वाया, उनकी रैलियां एड्रेस की। मेरा सिर्फ उन्होंने अमिताभ बच्चन परिवार पर अटैक किया अमर सिंह जी को लेकर। हो सकता है अमिताभ बच्चन जी ये मेरा इंटरव्यू सुन रहे हो, क्योंकि मेरी बात
आज सोशल मीडिया एक ऐसा युग है, पूरा विश्व मेरी बात को सुन रहा होगा। पता नहीं कहाँ कहाँ से फ़ोन आते हैं। कोई कहता है मैं दुबई से बोल रहा हूँ, लंदन से बोल रहा हूँ, यूएसए से बोल रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया से बोल रहा हूँ, तुर्की से बोल रहा हूँ, भूटान से बोल रहा हूँ, बहुत से फ़ोन आते हैं। तो निश्चित तौर पर मुंबई तो हमारे देश का हिस्सा है। हो सकता है ये वीडियो अमित जी तक भी जाए। मैं अमिताभ जी आपको याद दिलाऊं, जब आप एम्स में 2011 में 2011 की बात है या उससे पहले की बात है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, जब अमर सिंह जी बीमार थे, एम्स में आप उनको मिलने आए तो आपकी बेटी श्वेता भी आपके साथ थी। मैं आपको लिफ्ट के रास्ते से छोड़ के नीचे तक आया। आपने अमर सिंह जी को आईसीयू में मिले। आप जयप्रदा जी आपके साथ थे, वहाँ मौजूद थी। अमर सिंह जी तो इस दुनिया में नहीं रहे, मेरे बड़े करीबी साथियों में से थे, वो दोस्त थे, मेरे भाई मानता था मैं उनको। डेथ से 1.5 महीना पहले मेरी लगातार उनसे बात होती रही और कहा मैं वीरेश ठीक होकर आऊँगा। मैंने उनके साथ आजमगढ़ बड़ी रैली एड्रेस की, सहारनपुर बड़ी रैली एड्रेस की, मेरठ में बहुत बड़ी रैली एड्रेस की, मुरादाबाद में बहुत बड़ी रैली एड्रेस की, रामपुर में बहुत बड़ी रैली एड्रेस की, और उनको फतेहपुर सीकरी से मैंने चुनाव लड़वाया। लास्ट मोमेंट पे 2014 में हम इकट्ठे रहे रामपुर में जयप्रदा जी के इलेक्शन में। तो जयप्रदा जी ने कहा कि अमिताभ बच्चन ने उनको धोखा दिया, और जय बच्चन जी ने कहा कि थाली में छेद का एक इशू चल रहा था। देखिए, यहां मैं जरूर कहूंगा अमिताभ बच्चन जी के अंदर ईगो है, अमिताभ बच्चन जी के परिवार में भी ईगो है। अगर अमिताभ बच्चन जी में ईगो ना होती तो वो जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो उनके मित्र थे, अमर सिंह जी बुरे वक्त के साथी। आदमी कहता है 2 जगहों को कभी नहीं भूलता, एक बुरे वक्त की दोस्ती को, एक जेल की दोस्ती को, और एक हॉस्पिटल की दोस्ती को। ये 3 जगह ऐसी हैं। अमर सिंह जी जब जेल में रहे और जेल से जब उनकी तबीयत बिगड़ी, वो आईसीयू में आए, तब अमिताभ जी आए। लेकिन अमिताभ जी एक औपचारिकता करने आए, क्योंकि उस वक्त मैं बिल्कुल नजदीक था अमर सिंह जी के, उन दिनों साथ रहे हम। तो जो जयप्रदा जी ने एलिगेशन लगाया, अमिताभ जी आप उस पर चिंतन करें। जिस अमर सिंह ने आपकी बुरे टाइम में बाजू पकड़ी, उस अमर सिंह को आप भूल गए और मरने के लिए आपको छोड़ दिया उनको, और एक ट्वीट करके उन सब कुछ समाप्त कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। कोई आपका परिवार का सदस्य, बेटा, बेटी, भाई, बहन, वाइफ, कोई उनके घर जो है संतावना देने उनकी पत्नी पंकजा सिंह के पास कोई नहीं पहुंचा, जो बड़ा दुख का विषय। यहां मैं जयप्रदा जी का समर्थन करूंगा। वहीं आपने बात कही एंटी टेरर फ्रंट का क्या स्टैंड है, जो बॉलीवुड में इन दिनों सुशांत को लेकर चल रहा है। देखिए, मैं भारत के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री, इन 2 लोगों से, जो टॉप के हमारे देश के इस वक्त हीरो हैं, अमित शाह जी, कि जो कुछ मुंबई में बॉलीवुड में चल रहा है, उसका अच्छा संदेश देश दुनिया में नहीं जा रहा। सुशांत सुसाइड मामले में सीबीआई जांच कर रही है, और अब कहीं ना कहीं ड्रग्स स्कैंडल आ गया है। ड्रग्स स्कैंडल में पता नहीं किस किस को नोटिस जारी कर दिए गए। तो मैं विनम्र, मेरी प्रार्थना है कि बॉलीवुड को बदनाम ना किया जाए। बॉलीवुड ने बहुत कुछ दिया है हमें, एंटरटेनमेंट दिया है। बॉलीवुड ने बहुत सी फिल्में ऐसी दी हैं, वो बॉलीवुड ने ही दी हैं फिल्में, जिसमें तिरंगा, कर्मा, हकूमत, हकीकत, इस तरह की फिल्में
जो है वो बॉलीवुड ने दी, बहुत से संदेश बॉर्डर फिल्म ने दिए। सूर्यवंशम फिल्म ने कितना जबरदस्त संदेश दिया आज भी लोगों को, बागवा फिल्म ने कितना बड़ा संदेश दिया। तो उस बॉलीवुड को बदनाम ना किया जाए, इसके लिए आप प्रधानमंत्री और अमित शाह जी जरूर हस्तक्षेप करें। हाँ, सुशांत मामले में मैं जरूर कहूंगा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो कि वो हत्या थी या आत्महत्या थी। अगर आत्महत्या थी तो आत्महत्या उसने क्यों की, क्योंकि ये चीज़ें ज़रूरी हैं। लेकिन इसके अलावा जो भी बॉलीवुड में चल रहा है, इससे देश का जो युवा पीढ़ी है उसमें अच्छा संदेश नहीं जा रहा है और आटे के साथ घुन पिस रहा है। जो लोग पास्ट में, अब दिलीप जी 100 साल के होने वाले हो रहे हैं, उनके बारे में क्या इंप्रेशन जाएगा, या जो ये तो बाबा फाल्के की इंडस्ट्री है, उनको क्यों बदनाम किया जा रहा है। तो इसके ऊपर मैं जरूर कहूँगा कि चिंतन किया जाए। हमारे साथ वीरेश शांडिल्य राष्ट्रीय अध्यक्ष थे एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के और राष्ट्रीय प्रचारक थे श्री हिंदू तख्त के। कहीं ना कहीं इन्होंने हर मुद्दे पे, किसानों के मुद्दे पे और बॉलीवुड, खासकर बॉलीवुड पे भी इन्होंने हमारे साथ खास चर्चा की। आखिरी में मैं ये कहूँगा, घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना महामारी से बचें। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।